जी अस्सलाम वालेकुम। कैट 7 लेक्चर नंबर 67 चैप्टर नंबर 12। आज हम अपने आखिरी चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, चैप्टर 12, जो कि रिलेट करता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी से। हमने चैप्टर 1 से ही ये स्टडी किया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, जो कि क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ और ख़त्म होती है, वाइंडिंग अप भी इसकी होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। स्टार्ट में हमने चैप्टर 1 में शायद इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ा था कि एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी। फर्स्ट चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पढ़ा। लास्ट चैप्टर में हम वाइंडिंग अप का प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी, जाहिर है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी डेथ तो नहीं हो सकती नेचर में जैसे नेचर पर्सन की होती हैं। तो अगर एक कंपनी को ख़त्म करना है, बिजनेस बंद करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद रखें उसके लिए भी लॉ ने प्रोसेस दिया है कि किस तरीके से वाइंडिंग अप होगी। तो स्टार्ट में पहला कंसेप्ट जो लॉ ने हमें दिया वो ये कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, डिफरेंट मोड्स हैं। किसी भी कंपनी की वाइंडिंग अप करने के, वाइंडिंग अप मीन्स उसको लिक्विडेट करने के, उसको ख़त्म करने के डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, इनकॉर्पोरेट करने का तरीका एक ही है, प्रोसीजर जो लॉ ने हमें बता दिया, लेकिन वाइंडिंग अप 3 तरीकों से हो सकती है। लॉ कहता है एक तरीका है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, एक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप और एक है वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का मतलब क्या है कि कंपनी की सारी मैनेजमेंट, सारे क्रेडिटर्स, सारे कंपनी के मेंबर्स साइड पे हो जाएंगे। कोर्ट खुद कहेगी, खुद पे अपनी जिम्मेदारी लेगी कि इस कंपनी को हमने अपनी जेर निगरानी खुद वाइंड अप करना है, यानी निगरानी भी हम करेंगे, वाइंड अप भी हम करेंगे। और कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, एक ऑफिशियल पर्सन को अपॉइंट करता है, जिसकी जिम्मेदारी क्या लगाता है कोर्ट? उसकी जिम्मेदारी लगाता है कि कंपनी को वाइंड अप करना है। कंपनी को वाइंड अप करने में सबसे अहम काम क्या होता है भला? कंपनी को वाइंड अप करने का सबसे अहम काम ये होता है कि कंपनी के सारे एसेट्स की और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई जाए। कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाई जाए, एसेट्स को बेचा जाए, एसेट्स को बेच के जो पैसे आए उनसे लायबिलिटी जितनी मुमकिन हो अदा कर दी जाए, जितनी मुमकिन हो अदा कर दी जाए। अगर तो लायबिलिटी सारी की सारी पे हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए लायबिलिटीज 100 मिलियन, एसेट्स को बेच के आए 80 मिलियन, तो 80 मिलियन की लायबिलिटीज पे कर दी जाएंगी, बाकी 20 मिलियन क्या है? वो बैड डेट, उन पार्टीज का बैड डेट है जिन्होंने उधार दिया था कंपनी को। हाँ, अगर 100 मिलियन की लायबिलिटीज है और एसेट्स को बेच के भी 100 मिलियन ही आए, सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाएगी, शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर एसेट्स को बेच के 120 मिलियन कैश आया, पैसे आए, और लायबिलिटीज 100 मिलियन है, तो बाकी का 20 मिलियन किधर जाएगा? शेयर होल्डर को। ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो पर्सन कोर्ट अपॉइंट करती है कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस पर्सन को पता है क्या कहते हैं? लिक्विडेटर नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल साइनी भी कह सकते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर उसका नाम है। क्योंकि इसे ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों कहा, ऑफिशियल के ऊपर जोर क्यों दिया? इसलिए कि अगर वाइंडिंग अप कोर्ट ना करे बल्कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी खुद से मेंबर्स फैसला करें कि हमें कंपनी को बंद कर देना चाहिए, या क्रेडिटर्स ये कहें कि बस लोन बहुत दे दिया हमने अब आपको, अब आपसे कंपनी नहीं चलती ना, तो इसको बंद कर दे, मजीद लोन नहीं देगा हमने। क्रेडिटर यानी लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया हुआ है वो फैसला कर ले, तो फिर मेंबर्स या क्रेडिटर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, वो सिंपल लिक्विडेटर कहलाता है। लेकिन जिस लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंट करे उसे क्या कहते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के कितने मोड हुए? 3। एक बाय कोर्ट, जिसमें सारी वाइंडिंग अप कौन करवाती, कौन है? कोर्ट।
वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें वाइंडिंग अप कौन करवाता है? मेंबर्स या क्रेडिटर्स। हो सकता है मेंबर्स खुद भी फैसला करेंगे भाई बस अब कंपनी नहीं चल रही, ये बिजनेस जो था अब मजीद इसका काम नहीं है, ग्रोथ नहीं है इसमें कोई, इसको बंद कर देना बेहतर है, या क्रेडिटर ये फैसला करे। अच्छा क्रेडिटर्स क्या और लोन नहीं देना, तो इसको कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कौन करता है? मेंबर या क्रेडिटर। इसमें लिक्विडेटर को भी यही पॉइंट करेंगे और सारे काम की निगरानी भी यही करेंगे। फिर एक तीसरा मोड है जो दोनों के दरमियान का, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। इसमें मेंबर्स और क्रेडिटर्स डिसाइड तो करते हैं ये कंपनी को वाइंड अप किया जाए, लेकिन कहते हैं हम चाहते हैं कि कोर्ट अपनी जेर निगरानी इसको सर अंजाम दे, इस ड्यूटी को, इस काम को। ठीक है, जैसे इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, लेकिन उसे लगे कहीं पे कोई गड़बड़ का खतरा है, रेंजर को बुला सकते। तो इसी तरह अगर मेंबर्स को लगे कि सारे मामला सुकून से हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें लगे नहीं कुछ जगह पे गड़बड़ हो सकती है, तो वो किस तरफ जाएंगे फिर? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। और अगर हर जगह पे उन्हें लगे गड़बड़ है, मसले मसाइल हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट बिल्कुल भी ताउन नहीं करेगी, तो उस सूरत में फिर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब वाइंडिंग अप चल रही होती है ना, तो क्रेडिटर को अगर मैनेजमेंट पे एतबार होना कि ये ईमानदार मैनेजमेंट है, इनसे बिजनेस नहीं चल सका, चले वो एक अलग बात है, हालात ऐसे हो गए थे, ईमानदार मैनेजमेंट है, एसेट्स को बेच के हमें सही सही पूरा ईमानदारी से पैसे दे देगी, तो फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर क्रेडिटर को लगे नहीं, मैनेजमेंट जो है ये कहेगी अच्छा सारा हमने पूरी जिंदगी तो कंपनी को खूब खाया, अब आखिरी मौका है वाइंडिंग अप, अब बाकी बचा कुछ भी खा ले, तो फिर किस वाइंडिंग अप की तरफ जाया जाएगा? बाय कोर्ट या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ये तीन मोड हमें लाने दिए किसी भी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। कौन कौन से मोड? बाय कोर्ट, जिसमें सारी सुपरविजन भी कोर्ट की होगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी कोर्ट बाइंड करेगी, और दूसरा वॉलंटरी, जिसमें मेंबर्स या क्रेडिटर्स लिक्विडेट करेंगे, लिक्विडेटर भी वही बाइंड करेंगे। और ये दोनों एक्सट्रीम है, एक में सिर्फ कोर्ट सारे काम कर रही है, एक में सिर्फ मेंबर या क्रेडिटर सारे काम कर रहे हैं, और दूसरे मिडवे सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, जिसमें काम तो बेसिकली लिक्विडेशन तो सारा प्रोसीडिंग्स मेंबर्स या क्रेडिटर्स कर रहे होंगे, लेकिन कोर्ट निगरानी कर रही होगी, उनको पीरियडिकली रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करवाई जा रही होंगी। तो तीन तरह की वाइंडिंग क्लियर। इस चैप्टर में तीनों तरह की वाइंडिंग अप डिस्कस हुई है, लेकिन जो 90% डिस्कशन है तकरीबन वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की है, और 10% के करीब डिस्कशन समझ लीजिए इस चैप्टर की वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट की है तक क्लियर? अच्छा, अब लॉ हमें यह बता रहा है कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब कोर्ट को आना पड़ता है, जब कोर्ट को वाइंडिंग अप करनी पड़ती है, कौन सी सर्कमस्टांसेस है। जैसे आम हालात में कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती है ना, किसी मसले को खुद फिर जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का होता है उसको देखती है, तो वाइंडिंग अप मेंबर्स भी तो कर सकते थे, क्रेडिटर्स भी तो कर सकते थे, कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी कि आके वाइंडिंग अप करे कंपनी की? इसकी सर्कमस्टांसेस है, सर्कमस्टांसेस है। क्या सर्कमस्टांसेस? सबसे पहला बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें कि वाइंडिंग अप, अच्छा वाइंडिंग अप करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, और वाइंडिंग अप किस मोड से करवानी है इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, है? इसका मतलब है हमारे जो स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल बिजनेस वाले पॉइंट्स थे उसमें एक और पॉइंट का इजाफा हो गया, वाइंडिंग अप, मोड ऑफ वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप का।
इससे पहले अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक नया पॉइंट ऐड किया था, वो कौन सा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से, वो भी स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल थी। आज हमारा प्रोबेबली लास्ट स्पेशल बिजनेस का पॉइंट ऐड हो गया कि अगर वाइंडिंग में कराना चाहते हैं बाय कोर्ट तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी क्या कि कंपनी को वाइंड अप करवा दिया जाए बाय कोर्ट। यानी मेंबर्स में क्रेडिटर्स ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा भाईजान हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कंपनी को वाइंड अप करे। कोर्ट से कहा खुद ही करे। कोर्ट कहेगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल लिक्विडेटर रखे होते हैं जो जाहिर है कुछ ना कुछ फीस लेते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंट करती है, वो अपनी स्टेटमेंट रिपोर्ट वगैरह बना के कोर्ट को जमा करवाता है। कोर्ट कहता है ये लो, ये इसको पैसे दे दो, ये पैसे दे दो, ये पैसे दो, ठप्पा, कंपनी खत्म। तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी जाए, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या पास होगा कि कंपनी वाइंड अप कर दी जाए, और कैसे वाइंड अप की जाए, बाय कोर्ट। तो कंपनी बाय कोर्ट वाइंड अप होगी। पहला केस क्लियर। दूसरा केस, जब स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करने में कोई डिफॉल्ट किया जाए या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट किया जाए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कंडक्ट कब होती है वाला, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कब होती है वाला, विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस व्हिचएवर इज। अगर इस अरसे में मीटिंग ना करवाई जाए तो क्या होगा, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी तो बनाई जाती है। अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ना बनाई जाए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का पर्टिकुलर्स याद है? 3 पर्टिकुलर ऐसे भी थे जो ऑडिटर ने सर्टिफाई करने होते थे। शेयर्स अलॉटेड एंड कैश रिसीव्ड, समरी ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड, और रिसीव्ड एंड पेमेंट जो 15 दिन से ज्यादा पुराना ना हो। और 15 दिन किससे, मीटिंग से काउंट करते थे, रिपोर्ट की डेट्स, नोटिस के लिए मीटिंग याद है। स्टैट्यूटरी मीटिंग ना कंडक्ट करवाई जाए, डिफॉल्ट करवाया जाए, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया जाए, डिफॉल्ट किया जाए, तो वाइंड अप कैसे, बाय कोर्ट कहेगा कंपनी वाइंड अप कर दी जाए। ऐसी कंपनी को वाइंड अप कर देना बेहतर है जो अपनी जिंदगी की पहली मीटिंग ही सही नहीं करवा सकी, बाकी की मीटिंग क्या करवाएगी स्टार्ट में। तो कोर्ट कहेगा ये ऑर्डर, पहली मीटिंग ही आखिरी थी इनकी, चलो भाई पहले बस स्टैट्यूटरी में डिफॉल्ट जो सही कंडक्ट ही नहीं करवा सके तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिफॉल्ट कराया, कंडक्ट करवाने में या सबमिट कराया। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल भी करनी होती थी किसी को, कब, जैसे ही मेंबर को सेंड करे। तो अगर रजिस्ट्रार को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेंड नहीं की, रजिस्ट्रार शिकायत लगाएगा कोर्ट को, कोर्ट क्या कहेगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में किसी भी किस्म का डिफॉल्ट किया वाइंडिंग अप। अच्छा, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं, आपको ये लगेगा पढ़ते हुए कि छोटी छोटी बातों में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर रहा है कोर्ट। ये इन सिचुएशंस में कहा गया है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया जा सकता है। प्रैक्टिकली कोर्ट पहले मौका देता है कंपनी को कि अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई ना, उन्होंने कहा भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवा लो, फाइलिंग में कोई मसला करवा लो फाइल, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं करवाते, वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास हो सकता है, लेकिन पहले मौका दिया जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर तो कंपनी से वाइंड अप होने लगे, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाएगा। डिफॉल्ट इन 2 कंसेक्यूटिव एजीएम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न। अगर 2 कंसेक्यूटिव एजीएम कंडक्ट नहीं करवाई, 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट 2 कंसेक्यूटिव सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई तो क्या होगा, नहीं वाइंड अप। अच्छा, 1 साल में उन्होंने राय दे दिया, कोई बात नहीं होता, बाज़ का एजीएम डिले हो जाती है, कोरोना आ जाता है, किसी और वजह से हो सकता है, लोड शेडिंग ज्यादा हो गई, एजीएम टाइम पे कंडक्ट नहीं हो सकी, तो हो सकता है 1 साल में 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की एजीएम अगर कंडक्ट नहीं करवाई गई, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं की गई, किसको फाइल करनी होती है वैसे? रजिस्ट्रार को या कमीशन? ये एजीएम से पहले करनी होती है कि एजीएम के बाद? अगर लिस्टेड कंपनी है तो एजीएम से पहले स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी कमीशन को, और एजीएम के बाद रजिस्ट्रार को। और अगर फाइल नहीं करवाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2 कंसेक्टिव, यानी अगर एक कंपनी की आदत है 1 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाती है कमीशन को, 1 साल नहीं करवाती, 1 साल करवाती है, 1 साल नहीं करवाती, उसका वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर 2 कंसेक्टिव ईयर की सबमिट नहीं करवाई तो इफ डिफॉल्ट, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिफॉल्ट किया जाता है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो सकता है। अगर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट किया जाता है लेकिन 2 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए, फिर भी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो सकता है। तो हमने अभी तक 3 सिचुएशंस ऐसी पढ़ ली, 3 सर्कमस्टेंसेस जिनमें वाइंडिंग अप बाय कोड हो सकती है। पहला केस कौन सा था? स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा, डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी मीटिंग का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तीसरा, डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम और फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। फॉर 2 consecutive years, फॉर 2 consecutive years, शाबाश। मेंबर्स बिलो मिनिमम नंबर्स, ये मेंबर्स बिलो मिनिमम नंबर कहाँ पढ़ा था? कि अगर किसी कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जहां हमने पढ़ा था वो नीचे ये लाइन लिखी हुई थी, अगर किसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट किसी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से बिलो हो जाए, जैसे उसने कहा था प्राइवेट कंपनी है तो 2 से कम हो जाए, और अगर पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3 से कम हो जाए, कम हो जाए। और कम, अच्छा कहानी यहाँ पे खत्म नहीं की थी, उन्होंने कहा था कम हो जाए और कंपनी 180 दिन तक ऑपरेट करती रहे, मेंबर्स की तादाद ना बढ़ाए, ऑपरेट करती रहे, तो 180 दिन के बाद जो भी डेट्स क्रिएट होंगे वो रिमेनिंग मेंबर्स पर्सनली लायबल होंगे। क्योंकि उनका कसूर क्या है, क्यों पर्सनली लायबल होंगे? कसूर ये है कि मिनिमम नंबर से कम काम कर रहे हैं, नंबर को बढ़ा नहीं रहे मेंबर्स को। ये हमने स्टडी किया था पहले। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है वो तो चलो तुमने पर्सनल अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात पढ़ी थी, लेकिन कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है क्या? अगर किसी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद मिनिमम से कम हो, वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास किया जा सकता है, वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। यानी 2 तरफ से डज पड़ी मेंबर्स को। एक तो ये डज पड़ी कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, मुसलसल अगर काम करते रहे 180 दिन से ज्यादा, और दूसरा क्या, लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का कंपनी भी वाइंड अप हो सकती है। 180 दिन नहीं, वाइंडिंग अप तो कोर्ट नॉर्मली 180 डेज के बाद ही करता है। 180 डेज, ये थोड़ी है कि अभी हुआ किसी एक मेंबर की डेथ हो, बहुत बड़ा मेंबर था, 3 मेंबर थे, एक की डेथ हो गई, वो उसके कफन दफन का इंतजाम करेंगे कि उसकी जगह पे किसी नए बंदे को तलाश करेंगे? हाँ, और पार्टनर कहेगा भाई मेरा कफन तो मैला होने दो, फिर अगला मेंबर ले आना। तो हाँ, एक नहीं कोर्ट साथ आया, उधर दफन किया जाए, उधर कोर्ट गया, ये लो वाइंडिंग का पार्ट है। ऐसे नहीं होगा, बल्कि 180 दिन के बाद होगा। क्योंकि देखें पहले कंपनीज एक्ट में भी जो लायबिलिटी दी गई है ना मेंबर्स की, वो 180 दिन के बाद की गई है, 180 दिन से पहले नहीं की गई। तो 6 महीने काफी है नया मेंबर ढूंढने के लिए, मेंबर्स भी लाना, ठीक है। और फिर when company is unable to pay debt, जब कंपनी अपना कोई डेट, अपनी कोई लायबिलिटी पे ना कर सके। यहां पे हमने फिर पूछा, हमने कहा कौन सी लायबिलिटी पे ना कर सके? अगर ड्यू डेट के ऊपर बिजली का बिल नहीं जमा करवा सके तो ये भी तो एक तरह से अनेबल टू पे डेट है, क्योंकि बिजली का जो बिल होता है ये भी डेट ही है ना एक तरह से, नहीं है डेट? तो बिजली का बिल पे नहीं किया तो अनेबल टू पे डेट हो गया।
क्या इस बात में कंपनी वाइंड अप की जाएगी? कोर्ट ने कहा नहीं, इतना सीरियस ना लो इस प्रोविजन को, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कब व्हेन कंपनी इज डीम्ड टू बी अनएबल टू पे दैट। कहता है गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। इफ ए क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार माल सप्लाई करता है कंपनी को। सारा ला खत्म होने को आ गया। लफ्ज क्रेडिटर का मतलब समझने हैं। पहले चैप्टर में शायद समझाया था कि ये काउंटिंग का क्रेडिटर हो रहा है और लॉ की टर्मिनोलॉजी में लफ्ज क्रेडिटर का मतलब कुछ हो रहा है। लॉ का मतलब किसी को, जिसको भी पैसे अदा करने हो। अगर किसी वर्कर को सैलरी अदा नहीं ना की गई, वो भी क्रेडिटर्स की टर्म में, क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल होता है। अगर कोई भी क्रेडिटर है, उसको 1 लाख या उससे पहले ये 50,000 होता था, अब उन्होंने बढ़ा के 1 लाख कर दिया, महंगाई होगी। अगर कोई उस लिहाज से ऐसे 10 लाख होना चाहिए। इफ ए क्रेडिटर ऑफ ₹100,000 आर मोर, 1 लाख या उससे ज्यादा का क्रेडिटर, गौर से सुनिएगा, कंपनी को नोटिस सर्व करता है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, क्या कि भाई मेरे पैसे दो। किसी बंदे का 1 लाख या उससे ज्यादा पैसे देने हैं, उसने नोटिस भी दे भेजा कंपनी को कि मुझे पैसे दो 1 लाख, और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर उसे पैसे अदा ना करे, तो वो पर्सन कोर्ट में जाके शिकायत लगाएगा और कोर्ट वार्निंग का ऑर्डर पास कर सकती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो। सिर्फ 1 लाख रुपया अगर अदा ना करे, किसी को अदा करना है, हालांकि उसने नोटिस दिया कंपनी को, 1 लाख रुपया अदा ना करे, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको वार्निंग का ऑर्डर पास कर देगा। यह है, और कोर्ट वार्निंग ऑर्डर में रीजन क्या लिखेगा कि कंपनी इज अनएबल टू पे डेट। दूसरा, इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। नहीं समझ आई? तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इफ इट इज प्रूव टू कोर्ट दैट कंपनी इज अनएबल टू पे डेट। अच्छा, ये समझ नहीं आई, ये वाली समझ आ गई थी। अच्छा, ये भी नहीं, चले कोई बात नहीं। इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि किसी क्रेडिटर को पेमेंट करो, कोर्ट ने ऑर्डर किया किसी, और कोर्ट के ऑर्डर पे कंपनी ने अमल दरामद नहीं, एग्जीक्यूशन का मतलब अमल दरामद, एग्जीक्यूशन रिमेन्स अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या है? अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा था, कंपनी ने कहा हमने इसके पैसे नहीं देने, इसने तो हमें माल ठीक सप्लाई नहीं किया था। उस बंदे ने सारा एविडेंस दे दिया कि माल तो मैंने ठीक सप्लाई किया था। कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाँ भाई इस बंदे की पेमेंट बनती है, इसको पेमेंट दो। अब ये पेमेंट चाहे 25,000 की क्यों ना हो, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना। अच्छा, अब इसमें देखें, ये क्रेडिटर का कंपनी को नोटिस सर्व करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पेमेंट करो। तो इस सूरत हाल में कोर्ट का ऑर्डर ही समझा जाएगा नोटिस है कंपनी को। और अगर कंपनी इस ऑर्डर की तामील नहीं करती, ये ऑर्डर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसको 75,000 रुपये अदा करो। कंपनी ने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं, कंपनी क्या कर लो जो करना, मैंने नहीं 75,000 देना। कोर्ट क्या करेगा? वार्निंग ऑफ ऑर्डर। ये समझा? एग्जीक्यूशन ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के किसी ऑर्डर, यानी ऑर्डर मीन 75,000 अदा करो, कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया गया। इन फेवर ऑफ क्रेडिटर का मतलब जिसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, यानी किसी मसले पे क्रेडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको पेमेंट करो, कंपनी ने उसको पेमेंट नहीं की, वाइंडिंग का ऑर्डर। और फिर तीसरा, अगर कोर्ट को साबित कर दिया जाए कि कंपनी डेट पे करने के काबिल नहीं रही, ठीक है, साबित किसी भी तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है किसी क्रेडिटर ने पैसे डिमांड ना किए हो, कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर ना दिया हो, लेकिन कोई बंदा वैसे ही कंपेटिटर है फॉर एग्जांपल, वो कंपनी की बैलेंस शीट लेके कोर्ट चला जाए,
सर देखें इसके एसेट्स बहुत ही कम हैं, इसकी लाइबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है, ये नहीं पे कर सकेगा डेट। भाई ऐसे ही साबित होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, नहीं पे कर सकेगा डेट। कोर्ट कहे वाकई ये नहीं पे कर सकते डेट, क्यों नहीं कर, एसेट्स कम लाइबिलिटी। तो रोज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर रोज इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, इनका कर्जा ये वापस करने के काबिल नहीं होंगे। तो कंपनी को क्या करें, वाइंडिंग बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कोई कंपनी तो नहीं है ना, इस पे कर्जा रोज बरोज बढ़ता जाए और ये अनएबल टू पे डेट हो, इसको तो वाइंड अप नहीं ना किया। शुक्र है इसको नहीं वाइंड अप किया जाए, वरना 50 साल पहले का वाइंड अप हो चुका होता। वाइंड अप तो अनएबल टू पे डेट में 3 एग्जाम्पल, एग्जाम में अगर 3 नंबर के साथ अलग से छोटा कंसेप्ट पूछ रहे, बताइए व्हेन ए कंपनी इज डीम्ड टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट्स, 3 पॉइंट्स क्या लिखने हैं। एक, जब 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिटर कंपनी को नोटिस दे और विद इन रजिस्टर्ड ऑफिस पे और विद इन 30 डेज कंपनी पे ना कर सके। दूसरा, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ये समझ आई। एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पे अमल दरामद इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, जो क्रेडिटर की फेवर में दिया गया था ऑर्डर, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, कंपनी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, तामील पेमेंट नहीं की, तो भी बाइंडिंग ऑर्डर पास। और तीसरा, इफ इट इज प्रूव टू कोर्ट दैट कंपनी इज अनएबल टू पे डेट, कैसे प्रूव किया जाएगा, बैलेंस शीट सामने रखे है सर, देख ले, महीना पहले ये, 2 महीने पहले ये बैलेंस शीट थी, हर महीने हालत खराब होती जा रही जी। दूसरे वाला बिल्कुल क्रेडिटर की फेवर वाला केस होगा, यानी पेमेंट तो जाहिर है क्रेडिटर को ही करनी होती है ना, तो जो केस होगा वो क्रेडिटर का ही होगा। ये असल में ना लीगल केसेस की बात कर रहा है, ये रूटीन का डिमांड नोटिस होता है कि कोई भी क्रेडिटर पैसे मांग रहा है, और ये लीगल केसेस की बात कर रहा है यहाँ पे, कि किसी लीगल केस में कोई क्रेडिटर, कोई दूसरी पार्टी जीत गई और पेनल्टी पे करनी है और वो नहीं कर सके। आप ये अक्सर शायद खबरों में भी सुनते होंगे, वो एक सीए फर्म है, उसके ऊपर इतने $1 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया गया, अगर वो जुर्माना पूरा ना भरे तो क्या होता है, तो कहते हैं फॉरम बाइंडिंग। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, लेकिन कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म को भी वो कहते हैं प्रैक्टिस खत्म कर दो, कंपनी हो तो वाइंड अप। तो वाइंडिंग अप की हमने कितनी सर्कमस्टेंसेस पढ़ ली, 5 के 4, 5। उधर देखे बगैर मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए 5 कौन कौन सी। सबसे पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल नहीं की, तीसरा डिफॉल्ट किया एजीएम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनुअल रिपोर्ट में, और 2 कंसेक्टिव में। हाँ, मिनिमम नंबर भूल गया था मैं, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो मिनिमम नंबर, और 4 फिफ्थ व्हेन कंपनी इज अनएबल टू पे डेट्स। और अनएबल टू पे डेट्स के 3 एग्जांपल ला देता है। 1 लाख वाला अगर क्रेडिटर की पेमेंट ना हो, दूसरा कोर्ट ऑर्डर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इट इज प्रूव्ड दैट अनएबल। बिल्कुल। नेक्स्ट 6, हाँ बिल्कुल, देखें प्रैक्टिकली इनमें कंपनी को टाइम दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि आप इसको पे कर लें, सेटल कर लें, अमल कर लें। फिर भी अगर कंपनी इसको पर अमल नहीं करती, फिर बाद में इसको वाइंड अप किया जाता है। हर एक में इसमें भी टाइम दिया जाएगा, इसमें भी टाइम दिया जाएगा। शो काज नोटिस दिया जाता है पहले कंपनी को, बताइए क्या रीजन आपने अभी तक अमल क्यों नहीं किया। फिर 6, लिस्टेड कंपनी इज डी लिस्टेड आर सस्पेंड इट्स ऑपरेशन फॉर होल ईयर। लिस्टेड कंपनी डी लिस्ट हो गई, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किसी जगह पे कि लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज अगर उसने अप्लाई किया था और उसकी सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड नहीं हुई, लिस्टिंग स्टेटस नहीं मिला, तो क्या करना है उसने, जो पैसे लिए थे वो पैसे वापस करने होंगे। तो ये तो स्टार्ट में था ना, अगर लिस्टिंग स्टेटस मिल जाए, कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गई, चलते हुए किसी वजह से कंपनी का जो स्टेटस है, लिस्टिंग स्टेटस खत्म कर दिया गया, तो खत्म किसी वजह से किया गया होगा, इस सिचुएशन में कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। लिस्टेड कंपनी अगर डी लिस्ट हो जाए, या डी लिस्ट तो नहीं हुई लेकिन पूरा साल उसने कोई भी काम नहीं किया, अगर पूरे साल कोई भी काम ना किया जाए, ये आपको पता है इसी तरह की बैंक्स में भी होते हैं।
अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं ना और 6 महीने तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो और डोरमेट हो जाता है आपका अकाउंट, फिर जब तक आप अप्लाई ना करें, रिटर्न कोई रीजनिंग वगैरह ना दे, आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव नहीं होता। तो उन्होंने कहा हम 6 महीने नहीं, साल तक इंतजार करेंगे। अगर साल तक कंपनी ने एक भी ट्रांजैक्शन कर ली तो ठीक है, एक्टिव है कंपनी। लेकिन अगर पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, सस्पेंड्स ऑपरेशन फॉर होल ईयर, तो कंपनी को क्या कर दें? वाइंड अप कर दें। लिस्टिंग स्टेटस डीलिस्ट हो गया या कंपनी ने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। एग्री करते हैं? वाइंड अप होनी चाहिए कंपनी का, नहीं होनी चाहिए? ऑपरेशन नहीं करी तो क्या फायदा उसका? इतनी मुश्किल से कंपनी बनाई और ऑपरेशन ही कोई नहीं कर रहे, तो खत्म कर दें, खत्म कर दें। ऐसा स्टूडेंट जो पूरे साल कोई पेपर भी पास ना करे, उसको नहीं करना चाहिए डिस्क्वालीफाई, उसको नहीं करना चाहिए, कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, हैं? क्योंकि कंपनी का है कि पूरे साल कोई काम ही ना करे, पूरा साल। नेक्स्ट, अगर कंपनी का चुप करके बैठा हुआ, क्यों उस पर काम लगा रहा है? शुरू तो होने दे सही तरह कॉलेज को, अभी शुरू में नहीं हुआ, पहले सेशन में वाइंडिंग अप करवा। अभी तक कितनी सिचुएशन बताई है? सुनाओ मेरा भाई, सुना बताता है वाइंडिंग अप कराता था। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन और स्टैट्यूटरी मीटिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डिफॉल्ट हो, फिर डिफॉल्ट हो एजीएम में, एनुअल रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाए तादाद, अनएबल टू पे डेट, डीलिस्ट हो जाए, सस्पेंड्स ऑपरेशंस फॉर होल ईयर। नेक्स्ट, अगर अच्छा हमने कहीं ये पढ़ा था कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, उसमें नहीं पढ़ा था ये। नहीं, लाइसेंस के लिए जरूरत, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो कंसर्न बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी कंपनी को नहीं, बल्कि कोई एक्टिविटी, बिजनेस और एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको याद हो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में, उसमें हमने जो अल्टरेशन की कंडीशन पढ़ी थी, तो उसमें दो कंसेप्ट थे। नॉर्मली अल्टरेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास के लिए कमीशन के पास नहीं जाना होता, लेकिन एक केस में कमीशन से इजाजत लेनी होती है कि जब आपने कोई ऐसा बिजनेस एक्वायर करना है, ऐसा बिजनेस चलाना है जिसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हो। याद आया ये कंसेप्ट? उसमें था कि फिर आपको कमीशन के पास भी जाना पड़ेगा। अगर कंपनी एक ही बिजनेस कर रही है और वो बिजनेस ऐसा है कि उसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, एक ही बिजनेस कर रही है और वो लाइसेंस कैंसिल हो जाए, कंपनी कुछ कर सकती है और कुछ कर ही नहीं सकती। जैसे कि बैंक है, वो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग एक्टिविटीज करने के लिए बना, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका बैंकिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दे। अब बैंकिंग का लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई और काम कर नहीं सकते, तो क्या होगा? वाइंडिंग अप हो जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग अप हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइसेंस ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज रिवोक्ड। हाँ, ये भी हमने स्टडी किया था कहीं पे कि लाइसेंस किन सर्कमस्टेंसेस में रिवोक हो सकता है, याद है? अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट काम करे, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, वो सारी सर्कमस्टेंसेस थी। लेकिन आगे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो फिर इसकी वाइंडिंग अप करवाई जाएगी। याद है? वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर लाइसेंस भी रिवोक हो जाए और वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी ना हो तो फिर क्या होगा? वहां पे आपने नीचे कि आपको याद होगा एक लाइन पड़ी थी कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, कोर्ट में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं की जाती। तो अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, कंसेप्ट लिंक हो गया, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल हो जाए और वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की कंडीशन पूरी ना करे, डिफॉल्ट करे,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव वो ये मतलब था उसका कि इसका मतलब है फिर कोर्ट उसका वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेगी और कोर्ट वाइंडिंग अप करवाएगी उसका। क्लियर? ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी होगा। बिजनेस इन अनलॉफुल, कोई इलीगल काम करे, स्मगलिंग करना शुरू कर दे तो क्या होगा? खत्म कर दे। डज नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स और कमिट्स, अगर मैनेजमेंट उसकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, या फ्रॉड करती है, तो क्या होगा? वाइंडिंग। ठीक है, वो एक पता नहीं मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, ये बोल्ट टीवी जिसने स्टार्ट किया था उनकी कंपनी के ऊपर, हाँ क्या था, एग्जैक्ट, हाँ जी बिल्कुल, शुएब नाम कंपनी थी, लेकिन वो अनलॉफुल बिजनेस, वो जाली डिग्रियां वगैरह बेच रहे थे गोरों को। तो वो बेचारा कह रहा था भाई पैसा आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। लेकिन बहरहाल अगर कंपनी इस तरह के इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो कोर्ट क्या करता है फिर? पॉइंट ने कहा खत्म, कोर्ट ने कहा भाई ऐसी कंपनी को खत्म कर दो जिसकी मैनेजमेंट फ्रॉड कमिट करे, जहां बिजनेस अनलॉफुल हो या मैनेजमेंट कोई फ्रॉड कर रही हो तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। लास्ट, कोर्ट थिंक्स जस्ट एंड इक्विटेबल, ये पावर दे के कोर्ट को, उन्होंने कोर्ट को सुपरमैन बना दिया। कोर्ट को अगर लगे ना, कोर्ट से मुराद कुछ और लोगों को लगे कि इस बंदे, मतलब जजेस को अगर लगे कि कोई कंपनी जो है इसको बंद होना चाहिए, लेकिन वो कंपनी काम ठीक कर रही है, इनमें से किसी भी सिचुएशन में फॉल नहीं कर रही, इसको बंद भी करना है, उसको बंद भी करना है, कई वजह हो सकती है ना, तो फिर किस कंडीशन के मुताबिक बंद किया जाएगा? हाँ, कोर्ट जस्ट एंड, कोर्ट कहेगी इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप दिस कंपनी, देयरफॉर हियरबाय ऑर्डर इज पास टू वाइंड अप दिस कंपनी। चलो, तो जब काम कोई करना हो लेकिन कोई भी स्पेसिफिक रीजन सामने ना मिल रही हो तो फिर कैसे काम किया जाता है? ये जस्ट एंड इक्विटेबल की वजह से जाते में, ये इस पावर को अगर मिस यूज करें तो ये बहुत बड़ी जाती है, लेकिन इस पावर को अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बहरहाल देखे कहा जा, कमेंट किया जा सकता है। बहरहाल तो ये सर्कमस्टेंसेस होंगे फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कितनी सर्कमस्टेंसेस? 11। अब आपने उधर सर्कमस्टेंसेस की तरफ नहीं देखना, बल्कि इधर देखें किताब की तरफ, जरा मुझे पूरी करवाएं सर्कमस्टेंसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वन बाय वन, रुक के। पहले सबसे पहले स्पेशल, फिर एक रुक के पहला स्पेशल रेजोल्यूशन बताया आपने, दूसरा आपने बताया डिफॉल्ट इज मेड इन स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और तीसरा इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंडक्टिंग एजीएम और फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर 2 consecutive ईयर। 3, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो मिनिमम। 4, मैं बताता हूँ, अनएबल टू पे डेट। 5, listed company become unlisted or suspend operations for whole year। 6, if sole activity is subject to license and license is revoked। 7, फिर license of association not for profit is revoked। ठीक है, 6 8 हो गए। अब business is unlawful, नो। और 10वां, when proper records are not maintained or management commits fraud। 10 और 11वां, and it is just and equitable। चलिए, याद हो गया आपको? चलें, 11 ना सही 5-6 तो याद हो ही गई होंगे ना, बाकी घर जाके याद कर लीजिएगा। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या याद किया? सर्कमस्टेंसेस वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की। इन सर्कमस्टेंसेस में से कोई भी सिचुएशन आ जाए वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है। इनमें अनएबल टू पे डेट भी थी, वो भी पढ़ ली हमने। अच्छा, फिर है अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें एक अनलॉफुल एक्टिविटी या अनलॉफुल बिजनेस भी है कि अगर कोई एक्टिविटी या बिजनेस अनलॉफुल होगा वो क्या होगा। चलिए, आपको एक छोटी सी वकूआ बताता हूँ। अभी असल में ना हर ज़माने में कुछ ना कुछ क्विक इनकम अर्न करने के ना तरीके या तरीका वारदात ईजाद होते रहते हैं। जैसे आजकल बिटकॉइन है, लोगों ने बहुत पैसे कमाए लेकिन उड़ाए भी है।
लेकिन इसके पीछे कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई रियल बिजनेस तो नहीं था, बस डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के ऊपर। बहरहाल जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जाने, मुझे इसके बिटकॉइन में ना इतना इंटरेस्ट है ना इतनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। उसी तरह कोई 25-30 साल पहले भी इस तरह के कुछ बिजनेस होते थे जो इतने टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होते थे, लेकिन उनके ज़रिए से फ्रॉड किया जाता था। और मुझे याद है मेरा एक दोस्त मुझे बाकायदा एक सेमिनार में लेके गया। उस सेमिनार में बहुत से लोग बैठे हुए थे और एक प्रेजेंटर आके प्रेजेंटेशन दे रहा था और एक स्कीम बता रहा था जिसका मकसद था, बेसिकली उनका मोटो था, घर बैठे अमीर बनिए और पैसा डबल से भी ज़्यादा। तरीकाकार सुनिएगा उनका। उसने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं बना, ऐसे बना होता तो ये सीए में ख्वार होता आगे। उनका तरीकाकार क्या, वो तरीकाकार उनका ये था, उन्होंने कहा जी आप हमें दीजिए 5,000 हम आपको देंगे 5 फार्म, आपकी मेंबरशिप है 5,000, हम आपको 5 फार्म देंगे। आपने ये 5 फार्म अगले 5 बंदों को देने, यानी आपने 5 मजीद मेंबर बनाने हैं और हर मेंबर 5,000, जाहिर है फार्म की फीस 5,000 रुपये जमा करवाएगा। होगा क्या, आप जरा कहानी सुनिए जरा। ये 5,000, ये 5,000, ये 5,000, ये समझ लीजिए मिस्टर है, ये 5,000। जब कंपनी ये कहती थी कि जब हमारे पास ये 5,000 आएगा ना आपके रेफरेंस से, तो हम इसमें से 20% पैसे आपको देंगे, 80% हम खुद रखेंगे। तो जैसे ही मैंने 5 दोस्त मिल ही जाते हैं 5 दोस्त, उनको ये मैंने स्कीम बताई, उन्होंने कितने परसेंट, 20% ही, एक नहीं 20% भी हो जाए तो बहुत है। अभी ठहर, कहानी खत्म थोड़ी हुई है, ठहर से। 1,000 मिला, एक साइकिल पूरा हुआ, मुझे मेरे पैसे मिल गए, ऐसे है। और कंपनी को बैठे बिठाए कितना हुआ, 30,000। अच्छा फिर और क्या हुआ, अब चूंकि मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने इनको कसम खा के बताया स्कीम सच्ची है, वाकई पैसे मिलते हैं, और मैं सच्चा हूं, पैसे वाकई मिले। इन्होंने आगे अपने 5 रिलेटिव्स को, दोस्तों को फार्म बेचे। अच्छा स्कीम ये होती थी कि आगे जितनी दफा भी ये फार्म बिकेगा मुझे शेयर मिलेगा। तो अब जो आगे इन्होंने हर एक ने 5-5 हज़ार दिए, 5-5 हज़ार दिए, तो इस हर 5 हज़ार में से इसको भी शेयर मिला और बाकी का जो 80% कंपनी को मिला। और कंपनी ने ये फर्स्ट लेयर वालों को तो डायरेक्ट पैसे दिए, जो उससे ऊपर वाली लेयर वालों को तो इनको भी हिस्सा दिया। यानी इसमें से समझ लीजिए कंपनी का एक फॉर्मूला होता था कि 50% पैसे सारे हम रखेंगे, 20% डायरेक्ट वाला पैसे लेगा और बाकी का 30% उससे ऊपर की लेयर्स है वो पैसे लेंगे। यानी हर अगले साइकिल पे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाते थे और जो पैसे आते थे कंपनी के अकाउंट में, कंपनी इन प्रीवियस जितने लोगों ने इनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, क्योंकि उनको तो फिर भी फायदा था। अगर 50% भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उनको 50% तो बैठे बैठाए पैसे उनको मिल जाते थे। यह है स्कीम। बताइए इस स्कीम में गड़बड़ कहां पे है वाला? एंड पे जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरा पाकिस्तान इनका मेंबर बन चुका होगा। इस तरह की स्कीम में याद रखें, अगर आपने पैसे बनाने हैं ना, पैसे बनाने हैं तो इस तरह की स्कीम में पैसे होती है, सारी फ्रॉड है, इनके पीछे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती। लेकिन अगर इस तरह की स्कीम में पैसे बनाने हैं तो स्टार्ट में आप ऐड हो जाए, नहीं मैं बड़ी बाद में जाके, मैं पहले यही समझता एंड तक के फ्रॉड है, और जब मुझे लगा नहीं वाकई सही है, पैसे मिलते हैं, उस वक्त कंपनी गायब हो गई। तो ये तो पोंजी स्कीम इनको बोलते हैं। इनमें ये मल्टी लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इन दी एंड इस तरह की हर स्कीम ने फेल होना होता है। कब लेकिन नाकाम होती है ये स्कीम? जब इनके नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम हो जाते हैं कि उससे मजीद तादाद बढ़ ही नहीं सकती। जाहिर आगे कितना को बढ़ाएंगे? तो जो एंड पे रह जाते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं वो लोग तादाद में हजारों और बाज़ औक़ात लाखों होते हैं, लेकिन चूंकि फर्दर वो जिस बंदे से भी पूछना कहते हैं मैं तो ऑलरेडी मेंबर हूं, तो मजीद मेंबर्स ऐड नहीं होते, वो क्लैप्स कर जाते हैं।
एक ये तरीका, एक ये फ्रॉड है, ठीक है। एक फ्रॉड हो रहा है डबल शाह वाला, आपने सुना होगा, या पैसे डबल करने वाला। उसमें क्या होता था, उसमें ये मेंबरशिप बनाने का चक्कर नहीं होता था, आए पैसे 21 दिन में पैसे डबल, और पैसे 25 दिन, और पैसे डबल करते भी थे। ये तो मैंने भी सुना, आपने तो शायद नहीं देखा कि उसके पास, डबल शाह के पास, वो बेचारा तो जेल में मर गया था शायद, उसको ले गए थे पकड़े। उसके पास लोग इतने पैसे लेके आते थे, गिनने का टाइम नहीं होता था, वो तोला करता था। इसने 10 किलो के नोट दिए हैं 100 वाले, इसको 20 किलो के नोट वापस करने हैं, गिनने का टाइम नहीं होता था, लोग इतने पैसे देते थे। और इसमें होता क्या था बेसिकली कि मैंने स्कीम लॉन्च की 25, ये आया, ये 10, शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चंद लाख की करनी पड़ती है। ये शक, अच्छा शक शुबे में जब होते हैं लोग तो पैसे कम इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे सिर्फ 10,000 दिए, 25 दिन बाद आया, मैंने इसको 20,000 करके दे दिए। इसने कहा अच्छा, तो अब मैं 20,000 देता हूँ। जैसे 20,000 दिए, 25 दिन बाद फिर आया, मैं 40,000 दे दिए। इसको पता चल गया स्कीम ठीक है, इसने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे बताता जाता था, लोग मेरे आते जाते हैं, और हम क्या करते हैं, वो जिसकी स्कीम होती है वो पैसे रखता जाता है। अब होता क्या है, हर सब्सिक्वेंट आने वाले से पैसे लेके प्रीवियस इन्वेस्ट करने वालों को पैसे दिए जाते थे। इसमें हर 25 दिन के बाद लोगों की तादाद भी बढ़ती जाती थी, पैसे भी बढ़ते जाते हैं, और अब जो लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है वो भी बढ़ता जाता है। इसमें हर, और पेमेंट ये करते, इसने भी अल्टीमेटली ग्रो करते करते एक जगह पे आके कोलैप्स करना है। जब सारे के सारे लोग, पूरे शहर के लोग पेमेंट कर देंगे, या पूरे मुल्क के, फॉर एग्जांपल जिनके पास सरप्लस कैश है वो पेमेंट कर देंगे, तो फिर ये कैसे डबल कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन वो वक्त आते आते काफी टाइम लगना होता है, 2, 3, 4 साल। तो ये भी एक पोंज़ी स्कीम है, ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इस तरह की बहुत से कंपनीज भी ये काम करती हैं। आपने शायद रिसेंटली सुना को, पता नहीं क्या थी, B4U कुछ इस तरह की कंपनी थी, उनको पकड़ लिया था। वो भी इस तरह के काम, कुछ दिनों के पैसे जमा कराए, कुछ दिनों के बाद पैसे डबल। तो कमीशन ये कहता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज में कोई भी कंपनी इन्वॉल्व हुई, ये अनलॉफुल होगी, और इसको हम क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, ये हमेशा जब कभी इस तरह की कोई स्कीम आपके सामने आए ना, जिसमें अनयूजुअली हाई रिटर्न हो, तो एक असूल आपने याद रखना है, बेहतरीन स्ट्रेटजी तो यह है कि इससे दूर है। लेकिन अगर आपने इससे फायदा उठाना है ना, तो अपने पैसे से पहले तो पैसों के ऊपर ना इन्ना लीला पढ़ लें, क्योंकि चांस के ऊपर ही है। और फिर कोशिश करें जितना जल्दी इसमें एंट्री दे के पैसे कमा के जितना जल्दी बाहर निकल जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अनकरीब कुछ ही अरसे में इनका पीरियड ऑफ जो होता है ना साइकिल एक्टिव, वो बहुत कम होता है। लेकिन शुरू में जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो फायदा लेकिन इंसान की साइकी है, असल में इंसान अपनी लालच की वजह से फंसता है। जिसको 10,000 के बाद 10,000 बैठे बैठे महीने के बाद 20,000 मिल जाए ना, वो फिर अगली दफा 20,000 इन्वेस्ट करता है, और 20,000 जब महीने के बाद 40,000 हो जाते हैं ना, वो फिर 40,000 इन्वेस्ट करता है। तो अल्टीमेटली वो नुकसान में ही होता है, फायदे में कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि लालच की वजह से हर बंदा यही चाह रहा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करता जाए। लालच बुरी बला। इस सारी डिस्कशन से यही हमने नतीजा निकाला, लालच बुरी बला है। और यही वो कह रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है अगर किसी कंपनी ने लोगों से पैसे रिसीव किए जिसका रिटर्न यानी कि प्रॉफिट, उसने कहा प्रॉफिट किसी बिजनेस एक्टिविटी पे नहीं बल्कि किसी चांस या लॉटरी पे डिपेंडेंट होगा, कि अगर आपने मजीद मेंबर क्रिएट किए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर मजीद मेंबर क्रिएट नहीं किए आपको पैसे नहीं, चांस के ऊपर है ना, तो ये अनलॉफुल बिजनेस होगा। इसी तरह रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक थ्रू रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केट, ये वही मार्केटिंग की बात कर रहा है। वो जब कंपनी से पूछा जाता था काम क्या करते हैं, कहते हैं हमारा मार्केटिंग का बिजनेस है, और हम अवेयर करते हैं लोगों को अपनी कंपनी के बारे में। अब कंपनी का नाम सबको पता है, कंपनी का नाम भी होता था, लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या कर ये किसी को पता नहीं होता था। पिरामिड एंड पोंज़ी स्कीम, ये है वो सारी स्कीम्स। इस लाइन में उसने सारी स्कीम्स को, इस तरह की स्कीम को समराइज किया, ठीक है। और चांस और लॉटरी आपको पता है, वैसे ही जो
लॉटरी का बिजनेस या जुए वाला बिजनेस है, चांस वाला बिजनेस है, उसको तो वैसे ही हम इलीगल करार देते हैं। यहाँ पे वो उसने मल्टी लेवल के एक लेवल से दूसरे नेक्स्ट लेवल वालों की अर्निंग से, कैश से प्रीवियस लेवल वालों को पे किया जाता है, अनलॉफुल है। और फिर एनी अदर बिजनेस स्पेसिफाइड बाय कमीशन, कमीशन डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, कमीशन चाहे तो मजीद भी किसी बिजनेस को अनलॉफुल करार दे सकता है। क्लियर हुआ? आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं। एक, वाइंडिंग आपके मोड्स कितने हैं, हमें पता चला 3 मोड्स हैं, बाय कोर्ट, वॉलंटरी और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। फिर हमने बाकी 2 को साइड पे कर दिया, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट को उठा के हमने डिस्कस किया। इसमें हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ी हैं कि कौन सी सर्कमस्टेंसेस जिनमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकता है। एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें खास तौर पे 2 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, एक अनएबल टू पे डेट को और एक अनलॉफुल एक्टिविटी अनलॉफुल बिजनेस को। क्लियर हो गए? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। देखिए, डी लिस्ट असल में ना, पहले कंपनी को जब डी लिस्ट होती है ना, उससे पहले एक डिफॉल्टर लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज उसमें प्लेस करती है और उसे मौका देती है। मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास आपने कंपनी जाके लिस्ट करवानी है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, स्टॉक एक्सचेंज उसको लिस्टिंग स्टेटस दे देती है। लेकिन लिस्टिंग स्टेटस हासिल करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन करें, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी? पहले एक डिफॉल्टर लिस्ट होती है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज डाल देती है कि भाई आपने डिफॉल्ट किया, आप इसको पूरा करें, फिर आपको एक्टिव करेंगे। डिफॉल्टर लिस्ट वाली जो कंपनी होती है, उसके शेयर्स की ट्रेडिंग रुक जाती है, लेकिन वो कंपनी लिस्टेड होती है, शेयर की ट्रेडिंग फिलहाल रुक जाती है, डिफॉल्टर लिस्ट में डाल। अगर कंपनी कुछ अरसे में अपनी रिकवरी कर ले, रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, तो उसको दोबारा फिर लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी अपनी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे, अभी भी वार्निंग है, तो फिर उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है, बाकायदा मौका देके डीलिस्ट किया जाता है, ऐसे अचानक नहीं डीलिस्ट कर दिया जाता। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की मैनेजमेंट को मौका मिला था, इन्होंने खुद फिर भी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है खुद भी काम करना नहीं चाह रहे, तो इसीलिए डीलिस्टेड वाली कंपनीज को कहते हैं भाई वाइंड अप कर दो। और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब सबको पता चल गया सब जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।